देखो ये एक होम मिनिस्ट्री का लेटर है, मैं आपको इसके कंटेंट बता देती हूँ इवन इफ इट्स ब्लर। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है हमारे ब्लैक कैट कमांडोज, उनका नया डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुआ है सर श्रीनिवासन जो आईपीएस हैं, दैट्स फाइन। होम मिनिस्ट्री ने इनको अपॉइंट किया है तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि इसका जो कंट्रोल है इस फोर्स का ये होम मिनिस्ट्री के अंदर होता है। लेकिन अब ये अपॉइंटमेंट हम इस पर फोकस क्यों कर रहे हैं, वाई वी आर फोकसिंग ऑन दैट। और ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड आखिर है क्या, ये आई कब, ये दिखते कैसे हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इंडिया में ये काम क्या करते हैं, आगे इनका विजन क्या है, इनके क्या चैलेंजेस हैं, लेट अस डिस्कस ऑल ऑफ दैट इस अपॉइंटमेंट को एक क्लू की तरह लेकर। अब देखो होता क्या है, इंदिरा गांधी का असैसिनेशन होता है ऑपरेशन ब्लू स्टार कंडक्ट करवाने के बाद। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में जब आर्मी यहां पर गोल्डन टेम्पल के अंदर जाती है और भिंडरन वाले को पकड़ने की कोशिश करती है, खालिस्तानियों को मारने की कोशिश करती है, लेकिन इस चक्कर में गोल्डन टेम्पल का जो मोस्ट सैक्रोसैंक्ट जगह है अकाल तख्त वो डैमेज हो जाता है। तब रियलाइज होता है कि डोमेस्टिक लेवल पर आर्मी के अलावा आपको एक पैरामिलिट्री फोर्स चाहिए। आर्मी का ही एक मॉडिफाइड वर्जन पैरामिलिट्री फोर्स सेकेंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में आता है इंडिया में, आर्मी से थोड़े से अलग है लेकिन ये स्पेसिफिक फोकस होता है इनका। आर्मी का ओवरऑल फोकस होता है ना बॉर्डर सिक्योरिटी और ओवरऑल सॉवरेनिटी सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री पर। सो ये थोड़े से अलग है लेकिन है मिलिट्री जैसे ही। दीज पैरामिलिट्री फोर्स में रिक्वायरमेंट लगती है कि एक और फोर्स हम लेके आ जाएं, और इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद फिर हम ये लेकर आते हैं बाय द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ये ब्लैक कैट कमांडोज, ब्लैक कलर के, इनका ऑब्जेक्टिव होता है भैया टेररिस्ट को ढूंढो और ढूंढ ढूंढ कर देश के अंदर मारो। अगर कोई टेररिस्ट घुसते हैं इंडिया में, कोई ऑपरेशन करते हैं, लोगों को किडनैप कर लेते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग अक्वायर कर लेते हैं, तो उनको भी ऑपरेशन कर करके मारो और लोगों को रेस्क्यू करो। नाउ विद दिस ऑब्जेक्टिव दीज ब्लैक कैट्स आर एक्टिंग। लेकिन अब देखो होता क्या है, इनको इमीडिएट बैकअप रिजर्व ऑपरेशंस की तरह रखा जाता है। तो जब भी कोई टेररिस्ट अटैक होगा कंट्री के अंदर, टेररिस्ट घुसाएंगे, तब आप इनको यूटिलाइज करोगे। हमने किया भी है और इसके कुछ चैलेंजेस भी थे, विल डिस्कस ऑल ऑफ दैट। बट बिफोर दैट आपके लिए फाउंडेशन बैच की इंफॉर्मेशन है। करोल बाग में इंग्लिश मीडियम की फाउंडेशन बैच चलती है, मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम की बैच चलती है। आप देखो डेट्स हैं, बहुत क्लोज हैं फाउंडेशन बैच की डेट्स। और इसके साथ साथ यहाँ पर प्रयागराज में हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम की बैचेस चलती है। देखो अगस्त ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, सितंबर आने वाला है। अभी आप फाउंडेशन के बारे में सोच सकते हो, जब नवंबर दिसंबर आएगा तब हो सकता है आप फाउंडेशन के बारे में सोच भी ना पाओ, अपना फाउंडेशन क्लियर करने के बारे में, क्योंकि फिर जनवरी फरवरी से प्रीलिम्स का साइकिल स्टार्ट होगा। सो दैट इज व्हाई यू नीड टू वर्क वेरी हार्ड राइट नाउ। और कुछ कंपोनेंट्स हैं जो मैं आपको बता देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन के। माय टेकअवेज, वन इज योर टेस्ट सीरीज, दोनों प्रीलिम्स और मेंस की, दोनों के लिए अभी से रेडी रहो। रोज आप डेली हफ्ते में एक प्रीलिम्स का टेस्ट लगाओ, मेंस का एक टेस्ट लगाओ, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेक्शनल से स्टार्ट करो, धीरे धीरे फुल लेंथ पर जाओ। मेंटरशिप या गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम पीरियड में फ्लड ऑफ मटेरियल्स है, तो उसमें आपका कोई सीनियर मेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है। अलॉन्ग विद दैट करंट अफेयर्स मैगजीन है, ऐसे है और सीसैट, इन तीनों पर भी फोकस करो। करंट अफेयर्स मैगजीन रेगुलरली फॉलो करो, ऐसे अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो। टॉपर्स के ऐसे फॉलो करो, उनको पढ़ो, वो क्या लिखते हैं देखो, समझो, सुनो और इंप्लीमेंट करो। और इसके साथ साथ सीसैट जनवरी से ही लग जाना तैयारी करने, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। सो ये सारे फीचर्स आपके लिए इस कोर्स में भी इंक्लूडेड है। और इंक्वायरी करनी है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक कर लेना। या ऐसी जनरल काउंसलिंग लेनी है तब भी सेंटर्स पे आ जाना, करोल बाग, मुखर्जी, प्रयागराज। ऐप वगैरह लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के लिए आपको डाउनलोड करना है, ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब देखो जब भी कोई मेजर आपका इवेंट हो रहा होता है, जैसे रेड फोर्ट पर प्राइम मिनिस्टर स्पीच देने वाले होते हैं इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे पर, या फिर वाइस प्रेसिडेंट कहीं आ रहे होते हैं, प्रेसिडेंट आ रहे होते हैं, पीएम मोदी की कोई इंपॉर्टेंट इलेक्शन रैली हो रही होती है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरी विजिट करती है, इन सारी सिचुएशन में आपको एक चीज चाहिए होती है, वो है सिक्योरिटी। और इसके लिए चाहिए होते हैं प्रोटोकॉल्स, और यहाँ ब्लैक कैट कमांडोज का यूज किया जाता है। इनके अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे रेंडर सेफ प्रोसीजर अंडर ऑपरेशन ब्लैक क्वेरी। इन्होंने प्रोसीजर डेवलप किया था ताकि जब भी ऐसे कोई इंपॉर्टेंट विजिट्स हो, इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो, तब हम उस एरिया को सिक्योर कर सके। आप देखते होंगे जब भी इंडिपेंडेंस डे के पहले दिल्ली में कितनी ज्यादा सिक्योरिटी होती है, मतलब हर एक चीज चेक होती है। ऐसे ये इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ भी कोऑपरेट करते हैं, अलग अलग फोर्सेस के साथ भी ट्रेनिंग के लिए, अलग अलग ऑपरेशनल चीजों के लिए। इनके अलग अलग जगह पर सेंटर्स हैं। देखो अगर एक सिटी में अटैक्स होते हैं, जैसे बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के बाद मुंबई में मल्टीपल टारगेट्स पर एक साथ बॉम्ब अटैक्स हुए थे, तो मुंबई का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर ओवरबर्डन फील कर रहा था।
ऐसे ही किसी भी सिटी में ये पॉसिबिलिटी होती है स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट करके कि आपकी सिटी में सिंगल सिटी मल्टीपल टारगेट काउंटर टेररिस्ट अटैक्स हो सकते हैं, और सिंगल सिटी मल्टीपल टेररिस्ट अटैक्स हो सकते हैं, और इसको काउंटर करने के लिए यहाँ ब्लैक कैट कमांडोज ने एक चक्रव्यूह का सेटअप किया है, और यहाँ इस एक्सरसाइज को करके इन्होंने सिक्योर करने की कोशिश की प्राइमरली दिल्ली एंड एनसीआर रीजन को। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके साथ साथ ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप्स बनाए काउंटर टेररिज्म के लिए। नाउ ऑल दैट इज फाइन। क्या इसका मतलब यह है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस पर्टिकुलरली एनएसजी, क्या उसमें सब रोजी रोजी सिचुएशन है क्या, और स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं है? ऑफ कोर्स है। देखो 26/11 के अटैक्स के टाइम पर यह रियलाइज हुआ था कि एनएसजी को मोबिलाइज करने में थोड़ा टाइम लग गया था, और उस टाइम की वजह से, उस टाइम पीरियड के बीच में जब तक ये पहुंच रहे थे तब तक पुलिस लोकल लाठियां लेकर किससे लड़ रही थी? आतंकवादियों से लड़ रही थी। पुलिस के पास बहुत केस में .303 राइफल्स थे, और जो आपके टेररिस्ट थे वो AK-47 लेकर बैठे थे मॉडर्नाइज। सो दैट वाज द पैच व्हिच वाज रियलाइज्ड कि भैया जल्दी जल्दी मोबिलाइज करना चाहिए। तो एनएसजी के अलग अलग सेंटर्स हैं। देखो इंडिया में इनका सेंटर है, और इसके साथ साथ अलग अलग सिटीज में हब है, जैसे मुंबई में है, आपका यहाँ पर चेन्नई में है, कोलकाता में है, अभी रिसेंटली गांधीनगर में बनाया था। लेकिन अब हम और सेंटर्स बना रहे हैं ताकि ये थोड़ा सा जल्दी मोबिलाइज हो सके। अयोध्या इज एन इंपॉर्टेंट लोकेशन, पठानकोट पे अटैक हो चुका है, दिस इज इंपॉर्टेंट, मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, एयरफोर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है, एंड केरला है, केरला में भी काफी डर रहता है। सो दैट्स वाई आप देखो इनके नए नए ऐसे सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, so that these black cat commandos can somehow reach very early। अब मैं आपको इंडिया का मैप क्यों दिखा रही हूँ यहाँ पे? Because I want to show you something। ये हमने ब्लैक कैट कमांडोज के बारे में डिस्कस किया, बट ओवरऑल इंडिया में कौन कौन सी और पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं आर्मी के अलावा जो काम करती हैं, और कौन कौन सी जगहों पर काम करती है? आप ये वाली बॉर्डर देख रहे हो, ये पूरी गुजरात से लेकर जम्मू तक, दिस इज इंटरनेशनल बॉर्डर। यहाँ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स काम करती है, अलोंग विद दिस ये बांग्लादेश वाली उस टाइम की ईस्ट पाकिस्तान वाली बॉर्डर। इसके अलावा आपकी एलओसी देख रहे हो आप, यहाँ बेसिकली आर्मी डिप्लॉयड होती है, बट इनको बीएसएफ, सीआरपीएफ और इनफैक्ट असम राइफल्स यहाँ पर भेज देते हैं इन लोग को हेल्प करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट जो चाइना की बॉर्डर्स हैं आप देख रहे हो, वेस्टर्न सेक्टर है, मिडिल सेक्टर है और ईस्टर्न सेक्टर है, तीनों जगह पर आपकी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यहाँ पर काम करती है। ये भी आपकी 1962 के वॉर के बाद ही बनाई गई थी, जब हमें रियलाइज हुआ कि हमें एक सेल्फ सफिशिएंट मोबाइल गुरिल्ला वॉरफेयर में एक्सपर्ट एक आपको फोर्स चाहिए। सो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसी के साथ साथ नेपाल और भूटान की बॉर्डर्स हैं, यहाँ आपकी सशस्त्र सीमा बल काम करती है। अगेन ये भी 62 के वॉर के बाद ही बनाई गई, लेकिन ये बॉर्डर्स उतनी एक्टिव नहीं रहती कंपेयर टू चाइना वाली बॉर्डर्स जहां पे हमेशा डर रहता है। दैट्स व्हाई यहाँ पर सशस्त्र सीमा बल अपॉइंट की गई है। अब कुछ इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हैं, इसके साथ साथ ये वाली बॉर्डर भी है, म्यांमार की बॉर्डर भी एक्टिव रहती है। तो यहाँ और अंदर काउंटर इंसर्जेंसी के लिए असम राइफल्स हैं, हमारी इंडिया की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है, ये आपकी 1830s में आ गई थी, और इसको हम बोलते हैं कचर लेवी। तो ये आपकी काउंटर इंसर्जेंसी में यहाँ काम करती है। ऐसे ही डोमेस्टिकली कुछ थ्रेट्स हैं, जैसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, माओइज्म, नक्सलिज्म, ये पूरा आपके रेड कॉरिडोर में। तो यहाँ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से लड़ने के लिए आप लगाते हो सीआरपीएफ को, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जो 1939 में कही जाती थी क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, इसको चेंज कर दिया। अब ये बेचारे इंसर्जेंसी नक्सलिज्म के लिए काम करते हैं, नक्सलिज्म को काउंटर करने के लिए, और अगर कहीं बॉर्डर पर भी जरूरत पड़ती है यहाँ वहां कश्मीर में, तब भी इनको भेज देते हैं। अब इन पैरामिलिट्री फोर्सेस की प्रॉब्लम्स क्या क्या है? आपने अभी शुरुआत में वो लेटर देखा होम मिनिस्ट्री का, एक आईपीएस को पैरामिलिट्री फोर्स का चीफ बना रहे हैं, एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म जो किया जाता है इनका, कि भैया आप पैराशूटिंग कर देते हो, एक आईपीएस ऑफिसर को ऊपर से ले आते हो, उसको बिठा देते हो चीफ की तरह, और जिसने यहाँ पर यूपीएससी का सीएपीएफ एग्जाम निकाला होता है और पूरा जीवन अपना इन पैरामिलिट्री फोर्स को दिया होता है, आईटीबीपी को, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को, असम राइफल्स को, या फिर यहाँ पर दूसरी फोर्सेस को दिया होता है, आप उनको इग्नोर कर देते हो और आईपीएस को ऊपर से ले आते हो। और आईपीएस ने पूरी जिंदगी स्टेट के पुलिस में काम किया होता है, तो उसको क्या नॉलेज होगा खुद ही बता दो। अब इसके अलावा इनकी जो ऑपरेशनल कंडीशंस है, बहुत बार ये पैरामिलिट्री 16 से 18 घंटे काम करती है। एक रिपोर्ट आई थी, कमेटी आई थी माधव गोडबोले सर की 2000-2001 में, उसने भी यही बात बोली थी कि इतने घंटे पहले इनको काम करवाते हो, यहाँ पर वैकेंसीज रहती हैं वो टाइम पे फुलफिल नहीं होती। साथ साथ इनके ऑपरेशनल चैलेंजेस, फैसिलिटीज, जैसे असम राइफल्स यहाँ म्यांमार की बॉर्डर पे काम कर रहा है,
तो इनके लिए मस्कीटो नेट्स पहले, आज से 10 साल पहले नहीं मिल पाते थे, बेचारे मलेरिया की वजह से भी मरते थे। तो ये सारी आपके ऑपरेशनल चीजें हैं जिसको थोड़ा देखना चाहिए, जिसको रिफॉर्म करना चाहिए। रिफॉर्म की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं। और इसके साथ साथ देखो, अगर फैसिलिटीज ऐसी है तो ये लोग क्या होते हैं, डिप्रेशन में जल्दी जाते हैं। एक रिपोर्ट आई थी जिसने भी यही बताया था कि पैरामिलिट्री में इंडिया के डिप्रेशन काफी ज्यादा है, क्योंकि डीमोटिवेटेड कैडर है। तो इनको मोटिवेट करने के लिए आपको काउंसलिंग की जो सिचुएशन है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, वो फैसिलिटीज इंक्रीज करके आपको इनकी सिचुएशंस को अच्छा बनाना पड़ेगा। आर्मी की तरह ही इनको प्रिविलेजेस, पर्क्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। इनको अगर ये हार्ड एरियाज में काम करते हैं आर्मी के साथ मिलके, जैसे जम्मू वाले एरिया में आज के टाइम पर, तो इनको हार्ड एरिया अलाउंस भैया दो, नहीं तो ये बेचारे वैसे भी यहाँ पर डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी नेशनल सिक्योरिटी पेट्रियोटिज्म तो है ही। बाकी आपको क्या लगता है इस टॉपिक के बारे में मुझे बताइए जरूर। क्या पैराशूटिंग को हम थोड़ा रिफॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज इससे ये कैडर ना और मोटिवेट हो जाएंगे और हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए और ज्यादा बेटर रहेगा। बताइएगा जरूर, लाइक शेयर कमेंट। थैंक यू पीपल।